तो हम लोग अब नई बीमारी स्टार्ट किए थे जिसका नाम था HIV। HIV का फुल फॉर्म मैंने बताया था, है ना, एड्स का AIDS। एक बार फिर से सुनेंगे इसके बारे में, जो मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूं। सबसे पहली बात, मैंने इसका फुल फॉर्म पढ़ाया है ना, और इसके तीनों नाम के मतलब बताए हैं आपको। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, चारों का मतलब भी बताया हूं। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो अपने आप नहीं बनता, बाहर किसी सोर्स से हमारे अंदर आता है। बोले तो कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स, है ना, जिसका स्रोत क्या है, दूसरा है, वहां से आता है, एक्वायर्ड है। इम्यूनो का मतलब होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, अर्थात हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में कमी ला देता है, मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एंड यस फॉर सिंड्रोम, और सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम एक साथ आ जाते हैं, इसीलिए हम इस बीमारी को क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा होती है ये? मैंने बताया था कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो पहला बताया था अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, कैसे, असुरक्षित यौन संबंध, है ना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, है ना, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, उससे भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल, ये सब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। बार्बर साहब से भी हो सकता है ना। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगला इसी पॉइंट में लिखेंगे, एड्स जहां तक लिखा है उसके आगे लिखेंगे अगला स्टार पॉइंट, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगला लिखेंगे इन लास्ट 25 ईयर, पिछले 25 सालों में, इन लास्ट 25 ईयर it kills more than 25 million person in last 25 year it kills more than 25 million person। पिछले 25 सालों में इसने 25 मिलियन पर्सनों की मृत्यु की है, 25 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु की है ना। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, अर्थात 25 मिलियन मतलब 10 लाख का कितना गुना, 25 गुना। इतने सारे लोग इस वायरस के द्वारा और इस बीमारी के द्वारा मारे जा चुके हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे फर्स्ट केस ऑफ एड्स। एड्स का पहला केस, फर्स्ट केस इसका जो आया था, कब आया था, 1981। फर्स्ट केस 1981 इन USA। तो इसका जो पहला सिम्टम वाला मरीज मिला था वो कब मिला था, 1981 USA में, है ना। ये होमोसेक्सुअल थे। कैसे थे, इन होमोसेक्सुअल लिख देना, इन होमोसेक्सुअल में। तो एड्स का पहला मरीज या पहला केस कब देखने को मिला था, बताओ, USA में मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे एड्स दिवस, नेशनल एड्स डे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। तो लिखेंगे एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। क्या संकेत होता है, लिख लेंगे रेड रिबन, लाल फीता, संकेत लाल फीता। ऐसा चित्र आपने देखा होगा, रेड रिबन, लाल फीता। लाल कलर का रिबन किसका प्रतीक है,
बोलो, एड्स का प्रतीक है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसका संकेत क्या होता है बताओ? रेड रिबन। अगला लिखेंगे नैको, NACO, नैको, नैको। बताओ क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो एड्स पर कार्य करती है, जागरूक करवाती है एड्स के लिए। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। इसका एक नारा है, नैको का एक नारा है, इसका एक नारा है, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। लिखेंगे डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अनदेखा करके ना मरें, इग्नोर ना करें, अनदेखा करके ना मरें, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो ये किसका नारा था बताओ? नैको का। नैको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये? एड्स के बारे में जागरूक कराता है और इसका कहना है कि इग्नोरेंस करके ना मरें। ठीक है, आगे लिखेंगे इट इज वायरल डिजीज। यह वायरस से होने वाली बीमारी है। इट इज वायरल डिजीज। कैसी बीमारी है ये? तो एड्स काहे से होता है? वायरस से। लिखेंगे इट इज वायरल डिजीज। यह वायरस से होने वाली बीमारी है। यह किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी है। नेम ऑफ वायरस, वायरस का नाम। HIV, पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो वायरस है, देखो आपने सुना है कि एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का वायरस है जो अन्य वायरसों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, लिखेंगे इसमें इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। यह एक विशिष्ट प्रकार का वायरस है। यह एक विशिष्ट प्रकार का वायरस है। यह एक विशिष्ट प्रकार का वायरस है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। तो सर कैसा वायरस है? इट इज रेट्रो वायरस। लिखेंगे यह रेट्रो वायरस है। इट इज रेट्रो वायरस। यह रेट्रो वायरस है। यह रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होते हैं? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, बोले तो डीएनए, आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो लिखेंगे इट मेक आरएनए टू डीएनए। और इसी को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अर्थात इसमें क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। वैसे नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, पर ये उल्टा करता है। ये डीएनए से आरएनए बनाता है थोड़ा अलग, और हाँ, आरएनए से डीएनए बनाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यह सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं करता है।
क्योंकि मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया है डीएनए से आरएनए, है ना, फिर आरएनए से प्रोटीन, फिर उसका कोडिंग करना, है ना। तो ये सब कुछ सीधे होना चाहिए, अर्थात लिख लेना यह है सेंट्रल डोग्मा का अपवाद है। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा। यह सेंट्रल डोग्मा का अपवाद है। यह सेंट्रल डोग्मा का अपवाद है। क्या है बताओ? ये सेंट्रल डोग्मा का अपवाद है ना। तो सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं करता। आरएनए से डीएनए बनता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और इस प्रकार के वायरस जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं उन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं, अर्थात एचआईवी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। बोलो आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे लिखेंगे। इसका जेनेटिक मटेरियल टू आइडेंटिकल एसएसआरएनए होते हैं। टू आइडेंटिकल एसएसआरएनए, दो समान सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। दो समान मतलब एक जैसे, दो समान सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ठीक है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बताओ? हाँ ठीक है, चलिए अगर हम इसका डायग्राम देखें एचआईवी का, तो सारे वायरस जैसे दिखते हैं वो भी वैसे ही दिखता है। देखो सबसे पहले वायरसों में क्या होता है, वायरस प्रोटीन के बने होते हैं और उस प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। तो ये प्रोटीन कवरिंग है। क्या है बताओ? ये प्रोटीन कवरिंग, और इसी प्रोटीन कवरिंग का नाम है बताओ कैप्सिड। क्या नाम है इसका? पूरी। और अगर हम इसकी एक यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कैप्सिड, अगर आप एक कैप्सिड के यूनिट की बात करेंगे तो वो है कैप्सोमियर। क्या है बताओ? कैप्सोमियर है। तो ये सबसे पहले बाहर का आवरण होता है किसी भी वायरस में। वो बाहर का आवरण कैप्सिड या प्रोटीन का बना होता है, वो वास्तव में ग्लाइकोप्रोटीन है। और इसके बाहर आपने अभी कोरोना में भी टीवी वगैरह में देखे हो तो इस तरह के कांटे जैसे निकले थे। कितने लोग देखे हैं? इस तरह रहता था, नहीं रहता था? ये हैं, इन्हें कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या है ये? मतलब ये भी काहे के बने हुए हैं और ये कांटे के जैसे हैं। जो क्या काम करते होंगे आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा। ये चिपकने के काम में आते हैं। बोले तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने के लिए क्या होता है, ये ऐसे इन्हीं के माध्यम से चिपक जाते हैं। जैसे रेट्रोवायरस, उसकी बात करें राइनो वायरस की, तो वो भी इसी तरह का रहता है। वो रेट्रोवायरस नहीं है पर इसी तरह का रहता है। अब उसमें क्या होगा, छींके तो कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना जो चिपक जाए आपसे जा करके। तो यही सब क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इन्हीं से जा करके वो चिपक जाता है। तो ये है स्पाइक प्रोटीन। क्या है? और ये स्पाइक प्रोटीन किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। इसमें जैसे 120 ग्लाइकोप्रोटीन लगे हैं, इसी तरह और भी अंदर आवरण होते हैं प्रोटीन के बने हुए। इसी तरह ये भी क्या है, प्रोटीन कवरिंग है। ये सब कैप्सिड हैं, ये और आवरण है इसी तरह। तो ये भी क्या हो गया, इसका कैप्सिड हो गया। ठीक है, और इसी तरह इसका भी ग्लाइकोप्रोटीन अलग होगा, कुछ 40-41 है ना। तो इसमें GP40 ऐसे लिखा रहता है। ये सब क्या है, प्रोटीन के बने हुए आवरण है। और मेन इसके अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं जीनोम। और इसका जीनोम क्या है, अभी अभी बताया, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेंगे। तो एक आरएनए ये हो गया, दूसरा आरएनए ये हो गया। तो इसके अंदर क्या है बताओ, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है ना, लिखेंगे
और इसी तरह दो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। तो यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है बताओ जीनोम, टू ऐसे टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी दो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या मैंने बनाया है, आपको HIV वायरस को दिखाने की कोशिश की है कि वायरस के सबसे चारों तरफ कांटे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं जो अटैचमेंट के काम में आती हैं। कैप्सिड ये प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं और इनके अंदर इनका एक जेनेटिक मटेरियल होता है जीनोम। अगर HIV की बात करें तो उसमें दो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं और उसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। बनाओ इसको। यही जो GP है ये CD4 सेल में जाकर के बाइंड होते हैं। CD4 सेल, अभी बताते हैं इसके बारे में। बताइएगा कोई दिक्कत होगी तो। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या बताएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड RNA या टू सिंगल स्टैंडर्ड RNA? HIV कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस, अर्थात RNA से DNA बनाता है। चलें? मिटाया जाए? नो सर, यस सर, नो सर। चलिए अब मिटाते हैं। अब हमें ये देखना है कि HIV हमारे बॉडी में इंटर कैसे करता है, हमारी बॉडी इसे मारती क्यों नहीं है। जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है, कोरोना हो गया था, कुछ दिन में ठीक हो जाता था अगर इम्यूनिटी सही है तो, ठीक है ना। लेकिन HIV ठीक क्यों नहीं होता है अगर इम्यूनिटी सही है तो? मान लो किसी का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है और उसको HIV हो गया तो भी वो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को खा लेता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन कोरोना में क्या हो रहा था, उसे कोरोना होता था अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो क्या हो जाता था, वो ठीक हो जाता था। पर इसमें ठीक क्यों नहीं हो पाता है, ये मुझे पता करना है। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो बता देना कि सर समझ में आ गया है, क्यों ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए लिखेंगे,
हाउ HIV इंटर इन बॉडी एंड वर्क। हाउ HIV इंटर इन बॉडी एंड वर्क। बोलो, हाउ HIV इंटर इन बॉडी एंड वर्क। चलिए ये बात करते हैं कि कैसे अंदर आता है और क्या करता है। सबसे पहले ट्रांसमिशन का प्रकार पता है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा, उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, या कोई किसी भी प्रकार से ब्लड या बॉडी फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आएंगे तो HIV हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से आ जाएगा। ये जब बॉडी में ऐसे आता है HIV जब किसी की बॉडी में सबसे पहले इंटर करता है तो ये बॉडी में सबसे पहले कहाँ जाता है आपको ये पता होना चाहिए। ये सबसे पहले जाता है हमारी CD4 सेल के पास। कहाँ जाता है? CD4 सेल। अब आप ये कहोगे कि CD4 सेल क्या होती हैं? इनको कहते हैं क्लस्टर डिफरेंशिएशन सेल। क्या कहा जाता है बताओ? क्लस्टर डिफरेंशिएशन सेल। क्या है ये बताओ? क्लस्टर डिफरेंशिएशन सेल। ये वो सेल होती हैं जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती हैं, बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। जैसे मैक्रोफेजस सेल और टी हेल्पर सेल। सुने हो? टी हेल्पर हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम में, है ना? तो टी हेल्पर सेल इन पे जाकर के सबसे पहले ये क्या करता है? काम करता है। और इनसे इसकी होती है HIV मेक फ्रेंडशिप। CD4 सेल से अपनी दोस्ती कर लेता है। समझते चलना। बॉडी में आया और क्या किया? CD4 सेल के पास गया और उससे अपनी दोस्ती कर लेता है। बोलता है आपको बॉडी से न्यूट्रिशन मिलता है, वो मैं दूंगा, आप क्यों परेशान हैं, है ना? ऐसी कुछ बातें करता है और सेल मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस बनाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को खाने वाली, वायरस को खाने वाली सेल होती हैं, उन सेलों को भी हाईजैक कर लेता है। हाईजैक मतलब अपने बस में। आपने सुना प्लेन हाईजैक हो गया, मतलब अब जिधर बोला जाएगा उधर जाएगा, नहीं तो गोली लगी हुई है। तो इसको अब ये क्या करता है? इनसे क्या करता है? जो मर्जी वो करवाता है। वो अब HIV सेल को हमारी इम्यूनिटी नहीं मारती है, वायरस को नहीं मारती है। तो दूसरे नंबर पे पहले ये बनाओ कि सबसे पहले इंटर होकर के कहाँ जाता है बताओ? CD4 सेल। बनाओ जल्दी से। हाउ इंटर इन बॉडी, ये हो गया। इंटर करके सबसे पहले कहाँ जाएगा बताओ? CD4 सेल में जाएगा। CD4 सेल पे अटैक कर लिया है। मिटाया जाए तो ये CD4 सेल पे अटैक करेगा। इसके बाद जाएगा रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस करेगा। क्या करेगा? रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस क्या है ये जो ये सेल है, ये वाली, यही तो है खाने वाली।
ये इस सेल को अब हाईजैक कर लेगा, इसको अपने बस में कर लेगा, बोलेगा कि ये जितने HIV वाले हैं ना ये सब अपने आदमी हैं, इनको नहीं खाना, ठीक है ना। तो क्या करेगा, लिखेंगे यह है मैक्रोफेजस सेल को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक मतलब बस में कर लेना, लिख लेना, यह है मैक्रोफेजस सेल को अपने बस में कर लेता है। यह मैक्रोफेजस सेल को अपने बस में कर लेता है। इट हाईजैक द मैक्रोफेजस सेल, ठीक है। तो सबसे पहले आया, किसके पास गया, CD4 सेल का फुल फॉर्म क्लस्टर डिफरेंशिएशन सेल, उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद क्या किया, उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाया। जान पहचान बढ़ गई और कहा कि जो तुम्हारी CD4 सेल की मैक्रोफेजस सेल है उसे हमारे जैसा काम करने को कह दो, और वो उसे हाईजैक कर लेता है कि जो मैं कहूं वैसा ही तुम करो, और कहता है कि हमारी HIV वाले वायरसों को अब तुम नहीं मारना। बात समझो, लिखने को तो दोबारा भी मिल जाएगा। अब एक बार पढ़ा दिया तो ऐसा थोड़ी, अभी तो चल रही है ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या मैंने कहा, आया, किस पे अटैक किया, उससे अपनी जान पहचान बढ़ाया, दोस्ती हो गई, बोला कि जो तुम्हारी 2 कोशिकाएं हैं मैक्रोफेजस और टी हेल्पर, उसमें तुम मैक्रोफेजस से कह दो कि मेरे लिए काम करें, HIV के लिए काम करें। बोली कि ठीक है, वो तो उससे मिल ही गई है, उसकी तो दोस्ती है। उसने कहा एक काम करो, HIV को नहीं मारना। तो हमारी बॉडी अब किसके अधीन आ चुकी है, HIV के। HIV हमारी बॉडी के अंदर पड़ा है, उसने हमारी जो खाने वाली कोशिकाएं थी उनको अपने बस में कर लिया है, अब वो उन्हें नहीं खाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अब HIV अपना काम चालू करेगा। अब HIV क्या करेगा, HIV के पास आप बताएंगे क्या था, इसका जीनोम क्या था बताओ, इसका जीनोम था 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यही था। अब इस RNA से ये जुड़ करके और इस तरह से ये देखो DNA बना लेगा, बन गया। तो देखो RNA से क्या बना, क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सेंट्रल डोग्मा का अपवाद हो गया। इसके बाद ये क्या करता है, DNA से फिर से उसी तरह के RNA की कॉपी बना बना करके अलग हो जाता है और खूब सारे क्या बना लेता है, HIV बना लेता है। तो आया एक थोथा और ये सब क्या हो गए, HIV हो गए, HIV हो गए, ये इनका रिप्रोड्यूस हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया हमारी बॉडी में, खूब सारे बनने गए, क्योंकि इनका जीनोम क्या होने लगा, अब खूब सारा बनने लगा। अब ये HIV जो CD4 सेल को करके बैठा था अपने बस में फ्रेंडशिप करके, उसके पास थी कौन कौन सी सेल बताओ, मैक्रोफेजस सेल और टी हेल्पर सेल। अब ये इनसे कहता है यह HIV टी हेल्पर सेल को मारना शुरू कर देता है। क्या करता है, अब ये HIV टी हेल्पर सेल को मारना स्टार्ट कर देता है। एंड इट किल द टी हेल्पर सेल। क्या करेगा, यह इन टी हेल्पर सेलों को मारने लगेगा। इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है टी हेल्पर की, वो होती है 1200 mm³ ऑफ ब्लड। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 mm³ ब्लड में 1200 होती है। इनको मारता जाता है। अगर ये इतनी कम हो जाए कि इनकी संख्या कितनी हो जाए, 200 या उससे कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसे क्या हो गया है, एड्स हो गया है। तो एड्स में टी हेल्पर की संख्या कितनी पहुंच जाती है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था कि एड्स की बीमारी में कौन सी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, टी हेल्पर। किसकी संख्या कम हो जाती है, टी हेल्पर। अब आ जाएगा कितनी हो जानी चाहिए, तो हम उसे एड्स कह सकते हैं, 200 या उससे कम। अब पूरी बात फिर से सुन लो।
गड़बड़ है, नहीं तो फिर इधर बैठो, है ना। क्या बोले, सबसे पहले क्या हुआ, HIV वायरस ने अटैक किया, किसके पास जाएगा, सब लोग बोलो, CD4 सेल के पास। उसके पास दो कोशिकाएं हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम मेनली बनाती है, मैक्रोफेजस और टी हेल्पर। उनसे कहता है कि तुम मैक्रोफेजस सेल को हमारे हिसाब से काम करवाओ, हम तुम्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड खुद करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, है ना। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अर्थात उसने हमारी मैक्रोफेजस सेल को हाईजैक कर लिया, अब वो उनसे मनचाहा काम कराएगा। अब इसकी बारी आती है अपने परिवार को बढ़ाने की, तो ये क्या करता है, दोनों जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA हैं उनको जोड़ करके DNA बनाता है, फिर इस DNA से फिर से अलग होकर के RNA की कापियां बनाता है, और वो RNA कापियां फिर से नए HIV बना लेती है। जब HIV की संख्या खूब सारी हो जाती है तो अब मैक्रोफेजस सेल को टी हेल्पर सेल को ये कहता है अब इनको भी मारो, और ये सारे HIV हमारी टी हेल्पर को मारना चालू कर देते हैं, जिनकी हमारे में संख्या लगभग 1200 नॉर्मल रेंज है। ये मारते मारते कितना पहुंचा देते हैं, 200, और अगर ये 200 या 200 से कम हो गई तो हम उसे क्या घोषित कर देते हैं, एड्स घोषित कर देते हैं। अब बताओ, हमारी बॉडी में टी हेल्पर की संख्या एड्स में कम हो गई है, और टी हेल्पर जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो सबसे पहले टी हेल्पर को ही पता चलता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को जगाती है कि भैया बाहर से टाइफाइड आ गया है या कोई आ गया है, चलो उसको खाने। तो अब क्या होता है, जब HIV चला गया है, अब टाइफाइड वाला आएगा तो टी हेल्पर तो ऑलरेडी कम है, कौन बताने जाएगा, कोई नहीं, तो उसे टाइफाइड हो गया, वो टाइफाइड से ठीक नहीं होगा, है ना। उसकी जीन में ऑन्कोजीन थी, ऑन्कोजीन क्या थी, प्रोटो ऑन्कोजीन थी, उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी जान ही नहीं पा रही है, तो उसकी मरम्मत कैसे करेगी, नहीं करेगी, उससे कैंसर हो जाएगा। टीबी का बैक्टीरिया आ गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बॉडी की टी हेल्पर को पता ही नहीं चल रहा क्योंकि इनकी संख्या तो वैसे भी कम है, तो उसे क्या हो जाएगी, टीबी हो जाएगी। तो एड्स के बाद एक सिंड्रोम बन गया, सिंड्रोम मतलब बहुत सारे करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज आ गई, इसीलिए हम इसके सिम्टम्स में AIDS में लिखे थे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब सबका मतलब पता चल गया होगा, एक्वायर्ड मतलब खुद से नहीं आता है, कोई हमें देता है वायरस, इन्फेक्टेड व्यक्ति हमें वायरस देके जाता है, तो एक्वायर्ड हो गया, कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर दिया, और सिंड्रोम कई सारी बीमारियां दे जाता है अब ये, और इसका कोई आज तक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, कीर्ति दीदी आ रहा समझ में? जब तक किनारे जगह रहा करे तो बीच में मत बैठा करो, बीच में बैठो ये गड़बड़ होता है, वो बार बार आता भी है। संडे की स्पेशल क्लास रहेगी इस बार, बायोलॉजी की, वो बता दिया जाएगा। 6 बजे से आपके आगमन तक। ठीक है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। सर मैं जाऊंगी नहीं, यहीं रुकूंगी।
हो गया? पीछे वाला को हो गया, लगता है दरबार चालू हो गया है। हैं? तुमको करवा चौथ से अभी क्या लेना देना है? और उसकी पूजा तो शाम को होती है कि पूरा दिन ही रहेगी? हाँ, रात में होती है, चांद देखने के बाद। तो फिर ऐसा क्या परेशानी का विषय है कि सुबह क्लास नहीं लगा सकते हैं, है ना? और करवा चौथ तो आते रहेंगे, बार बार एग्जाम देने को थोड़ी ना मिलेगा। चलें, बिठा दिया जाए? अरे का बताई प्रिया, ठीक है ना? तो शाम को रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आहा, क्या बात है सर, मेरा डाटा चुक जाता है और मैं शॉर्ट वीडियो नहीं देख पाती हूँ। तो मैं आपका वीडियो देखूं कि शॉर्ट देखूं? हाँ, आप दिमाग खराब ना करिए, मेरा डाटा वैसे भी 1.5 GB मिलता ही है। हाँ, काहे के लिए? क्यों, इसमें गड़बड़ है? अरे अच्छा तो रहता है, पर ये ठीक है, चलेगा अभी। चलिए, तो ये बात हो गई। अब ये बात करते हैं, ये तो तुम्हें पता चल गया कि बीमारी कैसे फैलाएगा। अब ये हमें पूरी तरह से, जिसके अंदर जाएगा उसे क्या कर देगा? पूरी तरह से बीमार कर देगा। अच्छा, इसके सिम्टम आने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। लगा लो स्पेशल नोट लगा करके। सिम्टम ऑफ एड्स कम्स टेक अ टाइम 5 to 10 ईयर। 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। एड्स के सिम्टम आने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। 5 से 10 साल लग जाते हैं एड्स के सिम्टम आने में। कितने दिन का समय लग जाता है बताओ? इतना समय लग जाता है इसके सिम्टम आने में, ठीक है। अब टेस्ट क्या करवाएगा डॉक्टर को? अगर ऐसा लग रहा है कि एड्स हो सकता है, तो कौन से टेस्ट हैं एड्स के लिए? लिखेंगे टेस्ट फॉर HIV। HIV के लिए टेस्ट, HIV के टेस्ट, टेस्ट फॉर HIV, HIV के लिए टेस्ट। पहला है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट लिखेंगे इसमें प्रोटीन को पहचाना जाता है। इन दिस प्रोटीन आइडेंटिफाई, इसमें प्रोटीन को पहचाना जाता है। तो ये एक टेस्ट है, आपको नाम ही आएगा कि HIV के लिए कौन सा टेस्ट इनमें से किया जा सकता है। तो कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। दूसरा लिखेंगे, दूसरा एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट ये भी कई बार आ चुका है ना? कौन सा है? लिखेंगे इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया देखी जाती है। इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंजाइम यूज होता है। इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये एंजाइम है, इस टेस्ट में यूज होता है।
इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एंजाइम के द्वारा किया जाने वाला एक टेस्ट एलिजा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन चेक किया जाता है। एक और टेस्ट है पीसीआर, हाँ आरटीपीसीआर, अभी होता था, ये कोरोना में भी होता था, है ना। तो एक है पीसीआर, तीसरा लिखेंगे पीसीआर। पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लिख लेना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रूटीन टेस्ट लिख देना इसमें, ये रूटीन टेस्ट है, रूटीन टेस्ट। तो एक प्रकार का रूटीन टेस्ट है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये है टेस्ट जो हम एचआईवी में करवा सकते हैं, प्रेस्टन ब्लड टेस्ट, एलिजा टेस्ट और पीसीआर, ठीक है। तो ये टेस्ट हो सकते हैं। आगे लिखेंगे ट्रीटमेंट, उपचार, उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट नंबर फर्स्ट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर एड्स। एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट सम मेडिसिन कैन बी गिवन, किंतु कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, किंतु कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, किंतु कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर पहला एंटीवायरल ड्रग, जो वायरस के खिलाफ काम करेंगी, है ना, लिखेंगे एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोके, बोले तो आरएनए से डीएनए ना बनने दे। तो सोचो अगर डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो एचआईवी की कॉपियां कम बनेंगी या नहीं बनेंगी। अगर नहीं बनेंगी तो ज्यादा टी हेल्पर सेल को वो नहीं मारेगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दवाइयां दें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या करें, रोकें। तो लिख देना, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, ठीक है ना। ये कुछ दवाइयां हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो ये हम लोगों ने, आप प्रोटीएजेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो डॉक्टर का है, बाकी ट्रीटमेंट है नहीं, है ना। ये तो हम ऐसे, तो हम और क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं कि उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, लेकिन इम्यून सिस्टम तो पहले ही टी हेल्पर सेल मार करके खत्म किए दे रहा है। ये नहीं, तब तक नहीं मरता है, तब तक तो उसे पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे अंदर एड्स के वायरस आ गए हैं। और उसे इसमें बताया ना लक्षण क्या आएंगे फिर, जैसे उसे कोई भी बीमारी, सबसे पहले तो फीवर बनेगी, और उसे कोई भी बीमारी होगी तो वो ठीक ही नहीं होगी जल्दी, है ना। वो जो भी दवाइयाँ खाएगा तो दवाइयों का असर नहीं होगा, वेट लॉस बहुत तेजी से होगा, है ना। टीबी हो गई तो टीबी ठीक ही नहीं हो रही है ना। या उसका लगातार वजन जो है वो घटते जा रहा है, उसको कुछ हो नहीं रहा है, फीवर आ रही है, दवाई खाता है उतर जाती है, लेकिन दवाई जैसे ही असर खत्म होता है फिर बुखार आ जाती है ना। नॉर्मली ब्लड टेस्ट कराता है, टाइफाइड वगैरह, वो कुछ नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन उसका 1 महीने में 2 से 3 किलो वजन घट रहा है, टीबी नहीं आ रही है, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, एचआईवी का टेस्ट करवाएगा, ठीक है ना। फिर एचआईवी में अगर जैसा रिपोर्ट होगी वैसा वो समझ पाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, एचआईवी।
समझ में आ गया है पूरा, है ना। पहले हमको इसका फुल फॉर्म, फिर उसका मतलब, ट्रांसमिशन कैसा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, कि एड्स दिवस कब है, नैको क्या है, संकेत क्या है ना, इनका सबका फुल फॉर्म, फिर इसका वायरस कैसे दिखता है ये, है ना, और ये सारी चीजें पढ़नी है। अब हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में ड्रग एब्यूज। क्या पढ़ना है? ड्रग एब्यूज का मतलब होता है दवाइयों का मिस यूज करना। क्या करना? जैसे किसी भी चीज, कोई भी दवाइयां, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा है कि खांसी की दवाइयों में कोडीन मॉर्फिन डला हुआ है, तो लोग बाग उसका उपयोग, खांसी की दवाई का उपयोग नशे के रूप में कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार का क्या है? ड्रग एब्यूज है ना। तो उनसे दवाइयां बनती हैं, लेकिन लोग बाग उनके दवाइयों के में कम और नशे के रूप में ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, है ना। एक हो गया अल्कोहल एब्यूज, दारू खूब चल रही है ना। तो आज ये बीमारियां तो खत्म हो गई हैं, अब हमें पढ़ना है ड्रग एब्यूज। तो उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? ड्रग एब्यूज, और उसको स्टार्ट करेंगे कल।